हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनेंशिया क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लिगेटा, जिसे हम हिंदी में मज्जा भी कहते हैं। जिससे हमारे शरीर की कई गतिविधियां होती है, कुछ अनैच्छिक रूप से होती है और कुछ ऐच्छिक रूप से होती है। अनैच्छिक रूप से मतलब होता है कि उस गतिविधियों पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने आप होती है, जैसे कि खांसना, छींकना, हृदय का धड़कना आदि। ये सभी अनैच्छिक गतिविधियां हैं और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। परंतु कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो ऐच्छिक होती है, जिसे हम खुद से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे अपने हाथों को हिलाना, बोलना, चलना, दौड़ना। ये सभी क्या है, ऐच्छिक गतिविधियां हैं। तो उसी तरह से खांसना और छींकना क्या है, अनैच्छिक गतिविधियां हैं और इसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा किया जाता है, जिसे हम हिंदी में मज्जा भी कहते हैं। इसके अलावा वमन यानी कि उल्टी होना, हिचकी आना, लार के स्त्राव या फिर भोजन निगलना आदि गतिविधियों का नियंत्रण भी क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। हमारे मस्तिष्क के कई भाग होते हैं और सभी भाग के अलग अलग प्रमुख कार्य होते हैं। तो उन भाग में से हमारा एक है, प्रमुख है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना होता है। यानी हम जो शरीर का हमारे जो शरीर का संतुलन होता है, हम कहीं खड़ा हो पाते हैं, चल पाते हैं, तो ये सारी गतिविधियों का जो नियंत्रण करता है सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा ऐच्छिक पेशियों का, यानी कि जैसे कि आपने बताया कि ऐच्छिक पेशियां होती है जिसे हम अपनी मर्जी से गतिविधि कर सकते हैं, वे ऐच्छिक पेशियां होती है, तो उसका संकुचन करना भी किसका होता है, तो सेरिबेलम का होता है। आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा सेरेब्रम, यानी कि सेरेबेलम अलग है और सेरेब्रम अलग है। यह हमारे मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यानी सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य है जैसे कि बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि सोचने या निर्णय लेने की क्षमता होती है। उसके बाद से स्मृति यानी कि याददाश्त, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब कुछ हमें याद हो जाता है। इच्छा शक्ति, ऐसी गतिविधि या फिर बोलने की शक्ति जो होता है वो सेरेब्रम के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी हमारे मस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि केंद्रों का नियंत्रण करता है। जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, या हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, या फिर हम किसी से घृणा करते हैं तो, या फिर किसी से प्यार करते हैं, तो इन सभी गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। इसके अलावा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हार्मोन स्त्रवण को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हमने मस्तिष्क के कुछ प्रमुख भाग और उससे कुछ प्रमुख कार्यों को हमने देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हम आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों के द्वारा ढके रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि फ्लोरा, यानी मानव फेफड़ा दो पतली झिल्लियों के द्वारा ढका हुआ होता है, जिसे हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। तो अब हम मानव फेफड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। तो आपको बता दें कि मानव फेफड़ा का जो हमारे शरीर में प्रमुख कार्य होता है वो रक्त को पंपिंग करना होता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण में, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। अभी जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, रक्त में जा करके मिश्रित हो जाता है और फेफड़ा इसे पंपिंग करके इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे संपूर्ण शरीर में क्या करता है, प्रवाहित करता है। उसके बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं इस रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में रूपांतरित करती है और फिर उसका उपयोग करती है। जब ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो जाता है तो हम उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं और वह रक्त पुनः से फेफड़े में आता है और फिर हम श्वसन लेते हैं और
श्वसन के बाद जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं वो रक्त में मिश्रित हो जाता है और फिर से रक्त पंप करके हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी कि शुद्ध रक्त को पहुंचाता है और फिर से ऊर्जा बनती है और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो हम आगे देखते हैं कि धमनी यानी कि जिसे आर्टरी कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है यानी कि फेफड़े से शरीर के संपूर्ण भागों तक जो रक्त का प्रवाह होता है तो वो धमनी यानी कि आर्टरी और शिरा इन दोनों ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो शुद्ध रक्त होता है और यह धमनी के द्वारा प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी ये शिरा क्या है, एक नसें हैं जिसमें रक्त का प्रवाहित होता है। अब फुफ्फुस धमनी जो होती है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह मानव शरीर का एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब आगे होता है फुफ्फुस शिरा होता है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह मानव शरीर का एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आपको बता दें कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजन जो रक्त होता है ऑक्सीजन के साथ जो मिश्रण बनाता है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है तब हम उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो जिससे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शिरा, शिरा से हम प्रोनाउन कर सकते हैं। इसे ट्रिक याद करने के लिए कि किस शिरा में शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है, तो उसे याद करने के लिए एक ट्रिक है कि शिरा, शिरा का मतलब हम कर सकते हैं यहाँ सड़ा हुआ, सड़ा हुआ का मतलब होता है कि अशुद्ध, यानी कि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस शिरा यदि लग जाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी डिंबवाहिनी नलिका या ऑप्शन सी अंडाशय। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिंबवाहिनी नलिका। मानव शरीर में उर्वरीकरण यानी कि निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब ये निषेचन क्या होता है ये देखते हैं। तो निषेचन क्या, जब सहवास के दौरान जब मानव शुक्राणु और मादा अंडाणु का मिलन होता है तो उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इससे कि क्या होता है, जब सहवास के दौरान एक अंडे का निर्माण होता है और ये शुक्राणु जो होता है जाकर के यहाँ पे इस पर समा जाता है और ये दोनों के संयुक्त रूप से मिलन को ही हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया कि निषेचन जो होता है ये अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु के निर्माण होने के बाद जो शुक्राणु उसमें जाकर के समाहित हो जाता है और उन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को, उन दोनों की यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और उन दोनों के मिलन के बाद जो एक नए निर्माण होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। हमने बताया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है कहाँ संपन्न होता है, ये होता है छोटी आंत में। जैसे मानव शरीर में पाचन का जो प्रारंभ होता है मुख से ही होता है और मुख में अष्टादश का पाचन होता है। लेकिन यदि अधिकांश भाग देखा जाए कि किस अंग में पाचन होता है तो ये छोटी आंत में होता है। अब हम अमाशय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां जठर रस स्त्रावित करती हैं जो अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसका पीएच में लगभग 1.8 होता है। इससे एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि कैसे कौन कौन से जठर रस स्त्रावित करती हैं, तो जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन या फिर म्यूकस इत्यादि जो जठर रस है इसका स्त्राव करती है कौन, तो अमाशय करता है। अमाशय प्रोटीन का पाचन का प्रमुख केंद्र होता है। जो अमाशय होता है प्रोटीन के पाचन का प्रमुख केंद्र होता है।
अमाशय में उपस्थित एक एंजाइम जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करती है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सी एंजाइम उपस्थित होती है जो वसा के पाचन में सहायता करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज। म्यूकस जठर रस की अम्लीय प्रभाव से अमाशय की रक्षा करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जठर रस होता है अम्लीय होता है और अम्लीय हमारी आंतरिक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु म्यूकस जो क्या कहता है उसकी रक्षा करता है, यानी अम्लीय को एक संतुलन बनाए अम्लीयता को एक संतुलन बनाए रखता है और आंतरिक त्वचा को क्षति पहुंचाने से रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़ या ऑप्शन डी हिरण। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरण, यानी कि नीलगाय जो होती है वो हिरण कुल से संबंधित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेत्र की सहायता करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी कंजक्टिवा, ऑप्शन सी सीलिया पिंड या ऑप्शन डी आइरिस। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीलिया पिंड, यानी कि सीलिया पिंड नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही, यानी कि ए उत्तल लेंस या बी अवतल लेंस दोनों का ही। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे कैमरे में जो हम कैमरे का निर्माण करते हैं तो उसमें लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब सूर्य से बड़ा मालूम होता है, तो इसे ज्ञात होता है कि दर्पण है। ऑप्शन ए बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? हमारा अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन सी। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए ओम पर मीटर, ऑप्शन बी ओम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी ओम। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें और कमेंट छोड़ दें, ताकि हम अपने के विचारों पे अमल करें और आने वाले वीडियो में हम उन चीज़ों पर सुधार कर सकें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।